हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज का ये खास प्रोग्राम बहुत ही अहम है, इसलिए कि आज हम जिनको आप रोजाना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सुनते हैं, ज़मीर अब्बास जाफरी साहब से हमारी बात हो रही है। और इस वक्त वो कुम में है, अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी में मीडिया और इस्लामिक कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं, एक्सपर्ट हैं मीडिया स्टडीज में। एक और मुंबई से बी.कॉम किया है। इस बीच में लंदन भी रहे और बहुत से दुनिया के ऐसे तजर्बात हैं जो बहुत कम लोगों को मिलते हैं। मैं ज़मीर जाफरी साहब की तरफ इसलिए चला गया कि मैं वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहता किसी तमहीद में। इस वक्त मैं सीधे उनसे मालूम करना चाहूंगा कि आज आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, दुनिया इसको कैसे हजम करेगी कि अमेरिका इस्लामाबाद में इंतजार करता रहा और ईरान से लोग नहीं आए। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है दुनिया की सियासत में। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर समझता रहा, जो अपने आप को सबसे बड़ी ताकत समझता रहा, आखिर आज ये क्या हुआ, कैसे मुमकिन हुआ और ईरान में खुद इसको कैसे देखा जा रहा। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम और तमाम व्यूवर्स को हम आदाब अर्ज़ करते हैं। मैं खुद काज़मी साहब के सिलसिले में मैं बयान कर दूं कि मैं इनको बहुत पहले से जानता हूं, तकरीबन 20 साल से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। और इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, खुसूसन अकेले वन मैन आर्मी हो के मीडिया में हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। खुदा इनको सलामत रखे और आप व्यूअर्स से भी मेरी गुजारिश है कि इनको अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए। एक मुजाहिद के तौर पर मीडिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिशें कर रहे हैं। मैं नॉर्मली किसी की तारीफ नहीं करता हूँ, अलग अलग चैनल्स पे आपने मुझे देखा होगा। जब तक मैं जेन्युइनली फील नहीं करता हूँ किसी के लिए, तो ये कोई उसके लिए नहीं आपका है, बहुत बहुत जेन्युइन मेरी शुक्रिया, फीलिंग आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। आप उस जी, पर सवाल पे आ अल्हम्दुलिल्लाह। जाइए। मेरी जाती जी कोई जी तारीफ की कोई ज्यादा जरूरत जी नहीं। जी जी। देखिए, दुनिया को ईरान ने एक तालीम दी है कि एक सुपर पावर से कैसे लड़ा जाता है। और दो प्लेटफॉर्म पर कम से कम दुनिया को तालीम दी है। एक मैदान में, जंग के मैदान में जो अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, वो 50 साल पहले की टेक्नोलॉजी थी, जहां पर फाइटर जेट्स होते थे जो बहुत महंगे होते थे। और वो इनका एंटी डिफेंस सिस्टम जो होता था, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम थार्ड है, ये एरो है, ये सब 50 साल पहले की सोच थी। तो ईरान ने इनको पहले मैदाने जंग में मात दी कि ईरान ने सिखाया दुनिया को कि 20,000 के ड्रोन से कैसे 1.5 मिलियन के थार्ड से लड़ा जाता है। और ये ईरान की एक क्रिएटिविटी है, ईरान के जवानों की। क्योंकि काजमी साहब, बहुत बार ये होता है कि हमारे चैनल पर लोग आते हैं और उनको ये यकीन नहीं होता है कि हम मुसलमान जवान मोमिन अल्लाह की जात पे भरोसा रख के बड़े बड़े जालिमों से मुकाबला कर सकते हैं। हमें लगता है कि जब तक रशिया और चाइना मदद नहीं करेंगे, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। बल्कि ईरानी जवानों ने इसको पलट दिया है और ईरानी जवानों ने स्ट्रैटेजी में अमेरिका को मात दी है कि एक तरफ जो खुद यहाँ के जो एयरफोर्स के हेड थे हाजी जादे साहब, उनसे एक बार जब सवाल किया गया कि आप लोगों ने क्यों फाइटर जेट्स नहीं बनाई, आप लोग क्यों मिसाइल की तरफ गए, तो उन्होंने कहा कि अगर हम फाइटर जेट्स पे जाते तो बहुत महंगे होते, और प्लस अगर वो 5th और 6th जनरेशन में होते तो हम बहुत मेहनत करते, तो हम 3rd जनरेशन तक पहुंचते। लेकिन हमने मिसाइल की टेक्नोलॉजी में खुद को वहां पहुंचा दिया कि रशिया हमसे इंपोर्ट कर रहा है और चाइना और रशिया को हम अभी बता रहे हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में कैसे काम किया जाता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में अमेरिका ईरान को कॉपी कर रहा है। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए क्लियर होना चाहिए कि जब भी जवान किसी भी कौम के ये इरादा कर ले कि हमें मुकाबला करना है, उनके अंदर ईमान हो, इल्म हो और जज्बा हो। ईमान से वही जज्बा आता है,
अगर ईमान और इल्म मिल जाता है तो बड़े बड़ी ताकतों का मुकाबला किया जा सकता है। तो एक मैदाने जंग में ईरान ने मात दी, और वो आपने सब कवर किया है किस तरीके से KC-35 को उड़ाया, उनके F-35 को उड़ाया, युवाक्स को उड़ाया, ये सब तो आपने कवर कर दिया है। लेकिन उसकी बुनियाद क्या है? बुनियाद सोच में है, फिक्र में। दो फिक्र है, एक फिक्र ये कि जालिम के सामने हम झुक जाएंगे, एक फिक्र ये है कि जालिम से हम मुकाबला कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एक मिसाल के जरिए से हमारे जवानों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि आयतुल्लाह खामेनाई के पास एक बार इंजीनियर्स आए थे ईरानी, और जब ईरानी इंजीनियर्स आए तो उन्होंने कहा कि जर्मन से जब इंजीनियर्स आए थे तो हमने बताया कि हम बायोटेक्नोलॉजी में टॉप 5 में हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में टॉप 10 में हैं, हम लोगों ने ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पर सैंक्शंस लगे 40 साल और आपने इतना अचीव कर लिया, तो सोचो कि अगर आप पे सैंक्शंस नहीं होते तो आप क्या अचीव करते। आयतुल्लाह खामेनाई मुस्कुराए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जवानों के लिए। आयतुल्लाह खामेनाई मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा कि शायद अगर हम पर सैंक्शंस नहीं लगे होते तो हम कुछ नहीं अचीव कर पाते। बिल्कुल। यानी शहीद मुताहरी कहते हैं किसी भी कौम के जिंदा रहने के लिए एक जिंदा दुश्मन का होना बहुत जरूरी है। जब जिंदा दुश्मन होगा तो आप आगे बढ़ोगे, मेहनत करोगे, जज्बा होगा, मुकाबले का जज्बा होगा, वगरना सुस्त हो जाओगे। तो ईरान ने दो चीज दुनिया को सिखाई, एक मिलिट्री में कैसे मुकाबला करना है, आज ईरान दुनिया को सिखा रहा है कि डिप्लोमेसी में कैसे सुपर पावर को याद दिलाया जाता है कि तुम्हें तमीज से बात करनी है, तुम्हें इज्जत के साथ सामने वाले के साथ बात करनी है। जैसा कि आपने कहा, ये अमेरिकन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि अमेरिका पहले बोले, डेस्परेट नजर आए कि मैं जा रहा हूं बात करने के लिए, मैं अपनी टीम भेज रहा हूं, ईरानी कह रहे हैं कि अभी हम सोचेंगे भेजना है या नहीं भेजना है, बल्कि कल ईरान ने कहा कि हम नहीं भेज रहे हैं जब तक तुम हमारी शर्तों को नहीं मानोगे। ये कभी हुआ नहीं है। अच्छा, इसके पीछे अमेरिका को भी क्लियर हो गया कि भाई अगर हम, यानी ईरान के लिए क्लियर है कि मिलिट्री में हम जीत चुके हैं, तो क्यों हम टेबल पे ऐसे बैठे जैसे हारे हुए हैं। तो ये ईरान पूरी दुनिया को सिखा रहा है कि सुपर पावर जो बन रहा था उससे कैसे मुकाबला किया जाता है। और मैं जवानों को एक पैगाम देना चाहता हूं, जब हम लोग बहुत बार आके कहते हैं कि अल्लाह सुपर पावर है और कोई सुपर पावर नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई ये तो सिर्फ बातें हैं, और ये बातें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। ईरान ने और ईरान के जवानों ने ये साबित कर दिया कि जब भी तुम किसी जालिम के सामने खड़े होते हो तो वो फियर तुम्हारे दिल से निकल जाता है, तो बड़ा बड़ा सुपर पावर तुम्हारे सामने झुकने को तैयार हो जाता है। तो ईरान के अंदर जो फीलिंग है वो ये है कि चाहे जंग हो चाहे सुलह हो, हम अपने हक और अधिकार के लिए पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जंग करके लेना पड़े, चाहे पीस और नेगोशिएशंस के जरिए लेना पड़े, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने हक और अधिकार में पीछे हट जाएं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे याद आ रहा था जब आप ये डिप्लोमेसी की बात बता रहे थे, ईरान ने 2015 में जब अमेरिका अलग हुआ उस डील से, और उसके बाद यूरोप में जब बात होती थी, तो ईरान के डेलीगेशन ने अमेरिकी डेलीगेशन को सेम मेज पर बैठने की इजाजत नहीं दी। वो डेलीगेशन दूसरे होटल में कहीं पड़ोस में होता था, जेनेवा में और कई जगहों पर जब बातचीत हुई, और ये खुद अपने आप में बहुत ही अमेरिका के लिए जलील होने के लिए काफी था, लेकिन वो फिर भी वो बात कर रहे थे। अच्छा, मैं अब तक की जो जंग हुई है, इस बार ये दूसरी बार जंग रुकी है, इसे जंगबंदी कहा जाए, और आज आखिरी दिन है इस जंगबंदी का, और ईरान इस्लामाबाद बातचीत के लिए नहीं पहुंचा। उसके अलावा क्या कुछ हो रही है डिप्लोमेसी? क्या जंगबंदी आगे बढ़ने की जो कोशिशें हैं उसके लिए ईरान में कोई बात हो रही है, या कल से फिर जंग शुरू हो जाएगी? क्या हम कल फिर वही सारी खबरें देखेंगे कि दोनों तरफ से जंग शुरू हो गई? आप कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं काजमी साहब, जो पब्लिक का मूड आपके व्यूअर्स को बता दूं कि पब्लिक में ये मूड है कि जंग हमारे हाथों में है, और हमने जो सीज फायर किया वो जल्दी कर दिया।
जबकि ईरान में एक सिस्टम है, जो जो लीडर डिसाइड करता है वो पूरी पब्लिक फॉलो करती है। ईरान के सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईरान के एक्सपर्ट्स में कई लोगों का मानना यह है कि हमने जल्दबाजी कर दी सीज फायर को एक्सेप्ट करने में। जबकि ईरान ने अपनी शर्तों पे बात की थी और उन्होंने ईरान की शर्तों पे माना था, लेकिन हम ये भी जानते थे कि वो धोखेबाज और झूठे हैं। वो जो बोलते हैं और जो अमल करते हैं दोनों एक जैसा नहीं होता। तो एक ईरान में सोच ये है कि जब तक दुश्मन इतना भारी उसको झटका ना लगे कि वो अगली बार हमला करने का ना सोचे, इस पोजीशन तक जब तक दुश्मन ना चले जाए तब तक जंग बंद नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दुश्मन को यह लगता है कि जितना ईरान ने हमको नुकसान पहुंचाया वो सहने के काबिल है, तो फिर जंग जो है दोबारा ईरान के साथ होगी। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि हमने इतना उनको नुकसान पहुंचा दिया, उनके 13 मिलिट्री बेसेस तबाह हो गए, उनके 30,000 सोल्जर्स भागे हुए हैं, उनके एयर फोर्सेस में कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था वो हमने गिरा दिया। सब अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा है कि इतना बड़ा झटका अमेरिका को नहीं लगा है जिससे अमेरिका ये सोचे कि अगली बार जंग ना हो। और होर्मुज का बंद करना ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक झटका है। अब इसी चीज में कई और फैक्टर्स भी हैं, शायद आपने कवर किया होगा कि 10 दिन बचे हैं। अमेरिका में 60 दिन तक सिर्फ प्रेसिडेंट जो है वो एक जंग को चला सकता है। 60 दिन पूरे हो जाएंगे तो उसे कांग्रेस में जाना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। अमेरिका में 77% इस वक्त खिलाफ हैं, किसके? डोनाल्ड ट्रंप के और इस जंग के। तो कैसे कांग्रेस अप्रूव करेगी? इसके लिए डेस्परेशन अमेरिका की तरफ से है, ईरान की तरफ से कोई डेस्परेशन नहीं है। ईरान कहता है कि अगर ये सीज फायर 1 महीना और बढ़ जाता है या जंग बढ़ जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जंग के लिए भी तैयार हैं, सीज फायर के लिए भी तैयार है। लेकिन जो पब्लिक का मूड है, पब्लिक का मूड यह है कि होर्मुज को किसी तौर पर खोलना नहीं है, क्योंकि रोज रात को रैलीज होती हैं, रोज रात को लाखों लोग आते हैं। वहां मूड यह है कि भाई जंग बंदी नहीं एक्सेप्ट करे, होर्मुज नहीं खोले जब तक के हमारी शर्तें कबूल ना कर ली जाए, हमारे फ्रीज्ड एसेट को रिलीज ना कर दिया जाए, जब तक ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटने की पूरी बात ना हो, जब तक होर्मुज ना खोला जाए। ये ईरान की पब्लिक और कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है ईरान के अंदर, और जिसका रिजल्ट ये काजमी साहब के जब अब्बास अराक्ची साहब ने कहा था कि भाई होर्मुज खोल दिया गया है, तो क्योंकि एक छोटा सा ट्वीट था, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, पब्लिक को काने नहीं किया गया कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो पब्लिक में एंगर बहुत था। फिर उसके बाद जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी स्टेटमेंट आया, फिर उसी रात कालीबाफ साहब गए, उन्होंने 1.5 घंटे का इंटरव्यू भी दिया। क्यों? क्योंकि वो लोगों को कन्विंस करना चाह रहे थे कि आप ये मत सोचें कि जो हम लोग ने जंग जीती है हम डिप्लोमेसी के टेबल पे कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो पब्लिक में फीलिंग इस वक्त की है कि अगर जंग अभी शुरू हो जाती है तो पब्लिक रेडी है, यानी पब्लिक रेडी है, लेकिन पब्लिक हक के लिए अपने आप को पीछे हटाने को रेडी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अब्बास अराक्ची के उस बयान के बाद यहाँ हिंदुस्तान में के मीडिया में कुछ लोगों ने, इवन सोशल मीडिया में, वो लोग जो आमतौर पर अच्छे पत्रकार जाने जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी ये कहने लगे कि अब्बास अराक्ची से लोग नाराज हैं और अब्बास अराक्ची को साइड लाइन कर दिया गया है, अब मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने ही सारी कमान संभाल ली है। उसमें कोई सच्चाई है क्या? अब्बास अराक्ची 2-3 दिन से जरा खामोश हैं, क्या है? देखें, ये वेस्टर्न नैरेटिव का कॉपी पेस्ट है, जहां पर ये कहा जाता है कि ईरान में कुछ लोग हार्ड लाइनर हैं, कुछ लोग सॉफ्ट लाइनर हैं, और IRGC सबको कंट्रोल करती है। ये हमारे यहाँ मैं इसे कहता हूं पैरेट मीडिया, तोता मीडिया, यानी वहां से वेस्ट से कहा जाएगा मिट्टू, तो ये सारे लोग मिट्टू 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 करते हैं, खुद अपनी अक्ल नहीं लगाते हैं, खुद रिसर्च नहीं करते हैं। तो ईरान के सिस्टम को ना जानने की वजह से इन लोगों के अंदर ये सवाल होता है। ईरान में फाइनल अथॉरिटी जो है वो आयतुल्ला मुज्तबा खामेनाई है, लेकिन वो हर मामले में आके थोड़ी ना बैठते हैं कि, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं, वहां पर
ईरान के डिप्लोमेट्स भी होते हैं, प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर भी होते हैं, डिप्लोमेट्स भी होते हैं, मिलिट्री के लोग भी होते हैं, वहां पर लॉ के लोग भी होते हैं। तो सारे मिलकर जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है वो फैसला करती है कि ईरान का स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या है। ठीक है, हो सकता है उनके दरमियान भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, नेचुरल सी बात है, जब इंसान होगा तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। तो जो अब्बास अराक्ची साहब ने कहा था वो वही चीज थी जो आईआरजीसी ने कहा। जो अब्बास अराक्ची साहब की लास्ट लाइन थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान का मैरीटाइम कंट्रोल रहेगा, वही उसका उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया। लोगों में कंसर्न ये था कि भाई जंग के टाइम पे आप मुबहम बात नहीं करना चाहिए था, आपको क्लियर करना चाहिए था ताकि लोगों के अंदर कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो उनकी बात में बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं थी, ईरान का ऑफिशियल स्टैंड भी वही था, लेकिन डिटेलिंग मिसिंग थी जिसकी वजह से लोगों में कंफ्यूजन रहा। लेकिन ये कि ईरान में इन लोगों में आपस में झगड़ा हो गया है और आईआरजीसी वाले अलग सोच रहे हैं, ये अलग सोच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है उनके बीच में कोई। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फौरन ही स्टेटमेंट आया, कुछ घंटों के बाद उन्होंने सारी पॉइंट्स डिटेल में बयान कर दी। वो वही पॉइंट थी जो अब्बास अराक्ची साहब ने कहा। अच्छा, अगले ही दिन ईरान में आर्मी डे भी था और अब्बास अराक्ची साहब ने फिर स्टेटमेंट दिया आर्मी के फेवर में। तो वो तो किसी ने कोट नहीं किया कि भाई वही आईआरजीसी के लिए अब्बास अराक्ची साहब ने इतने प्रेजेस लिखे हुए हैं। तो ईरान को जानने की वजह से ये हार्ड लाइनर और सॉफ्ट लाइनर कहते हैं। एक चैनल पे मैं था तो उन्होंने यही कहा कि भाई हार्ड लाइनर होते हैं, सॉफ्ट लाइनर होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये कालीबाफ साहब जो हैं ये हार्ड लाइनर है कि सॉफ्ट लाइनर है? आप डिसाइड करें, क्योंकि कालीबाफ साहब तो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, नेगोशिएशन में भी जा रहे हैं, लेकिन खुद ये जंग में भी गए थे लड़ने के लिए इराक के खिलाफ, खुद आईआरजीसी में भी थे, इनके भाई भी शहीद हुए हैं। तो ये लोग कौन है? खुद अब्बास अराक्ची जंग में गए थे। तो अब्बास अराक्ची क्योंकि आईआरजीसी के जंग में गए थे, तो ये हार्ड लाइनर है कि सॉफ्ट लाइनर है? तो इनके जहन में सॉफ्ट लाइनर वो है जो अमेरिका के सामने झुक जाए, हार्ड लाइनर वो है जो अमेरिका के सामने खड़ा रहे। हम सब हार्ड लाइनर है। अगर हार्ड लाइनर का मतलब ये है कि अमेरिका के सामने ना झुके तो हम लोग सब हार्ड लाइनर हैं। ये ना हार्ड लाइनर होने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए हमसे बड़ा सॉफ्ट लाइनर कोई नहीं है। जालिमों के मुकाबले में हमसे बड़ा हार्ड लाइनर कोई नहीं है और मजलूमों के लिए हमसे बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर कोई नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं काजमी साहब। यही जब शिप्स रुकी गई थी, शायद आपने कवर किया होगा, शिप्स जब रोकी गई थी तो एक शिप फ्रांस की गई है, सिर्फ एक शिप फ्रांस की। वो शिप में क्या था? वो शिप में फर्टिलाइजर्स थे और फ्रांस की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि अगर ये फर्टिलाइजर्स टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो इतने मिलियन लोगों का खाना नहीं पहुंच पाएगा और वो फसलें खराब हो जाएंगी। ईरान की गवर्नमेंट ने विदाउट उफ किए उस शिप को जाने दिया। इसे कहते हैं सॉफ्ट लाइनर, यानी जहां इंसानियत की बात हो वहां पर आपका स्टैंड बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। लेकिन जहां जालिम चाहता है आप झुक जाएं, वहां पर कुरान का बिल्कुल साफ हुक्म है कि जालिमों के मुकाबले में एकदम सिफ्त खड़े रहो और मजलूमों के लिए आपका दिल हमेशा नर्म होना चाहिए। तो सॉफ्ट लाइनर और हार्ड लाइनर ये वेस्टर्न नजर है। ईरान में कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जंग के बाद जो थोड़ी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी वो भी यूनिटी में तब्दील हो गई है। मैं एक 30 सेकंड में कंप्लीट कर लूं फिर आप पूछिएगा। 3 कह रहे हैं ईरान में फ्रंट है लड़ाई के। एक मिलिट्री का फ्रंट है जहां पर ये लड़ रहे हैं, दूसरा फ्रंट इनका डिप्लोमेसी का है जहां पर भी लड़ाई हो रही है, और तीसरा फ्रंट कह रहे हैं खयाबान यानी रोड, यानी ईरान की पब्लिक जो रास्ते पे है मेन प्रेशर वो क्रिएट कर रही है। यानी लाखों की तादाद में जो लोग रास्ते पे आए हैं वो मिलिट्री पे भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, डिप्लोमेसी पे भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि भाई साहब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये क्लियर स्टैंड किसका है? थर्ड वॉर फ्रंट का है। और ईरान ने दुनिया को एक मॉडल दिया है। आज तक दुनिया में मिलिट्री लड़ती थी, ईरान ने मॉडल दिया है कि आवाम हकीकत में होती है जो कौम के लिए लड़ाई करती है। जब वो रास्ते पे आ जाती है तो बड़ी बड़ी ताकतों को ईरान के सामने झुकना पड़ेगा। तो ये मॉडल ईरान दे रहा है, नया फॉर्म ऑफ मॉडल है जो पूरी दुनिया को स्टडी करना चाहिए, सीखना चाहिए।
ये बहुत ही अहम है कि अवाम जो है वो हुकूमत के साथ इस तरह से है, बल्कि हुकूमत को पुश कर रही है कि वो जंग को जारी रखें और मुल्क की इज्जत व वक़ार को बचाएं। अच्छा, अभी जो ताज़ा बयान आया इस्लामाबाद मीटिंग से मुतालिक, जो बयानात आए, कई आए, प्रेसिडेंट पेजेश्कियान का आया, मोहम्मद बाकर कालीबाफ का आया, IRGC का आया, मुख्तलिफ लोगों का आया। एक इशारा मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने दिया है, जो आज प्रेस टीवी पर जो खबर है, उन्होंने ये कहा कि जंग में कुछ और नए पत्ते सामने आएंगे। यानी कुछ कुछ क्या है ऐसे वो हथियार, ऐसा वो नया कोई तरीका, क्या ये डिप्लोमेसी और जंग और जो आपने कहा कि अवाम सड़कों पर है, उसके अलावा कोई और बड़ा स्ट्रेटेजिक कोई दांव ईरान के हाथ में है? वो क्या क्या इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उसे समझना बहुत जरूरी है। देखें, ईरान ने अभी तक बाबल मंदब के सिलसिले में यमनियों ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है। ठीक है, अगर बाबल मंदब बंद हो जाता है, जिस तरीके से हुर्मुज बंद है, तो अमेरिका की हालत जो है इस वक्त और वर्ल्ड इकोनॉमी की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। ये तो वो है जो सब जानते हैं। और ईरान और यमन ने, खुद यमन के लोगों ने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि वो बाबल मंदब को बंद कर देंगे। लेकिन अगर बाबल मंदब भी बंद हो जाता है तो दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा एक अमेरिका के लिए सेटबैक होगा। तो ये जो जंग है, ये जंग के अंदर जिसे कहते हैं वॉर ऑफ अट्रिशन कहते हैं, कि जंग जितनी लंबी खिंचेगी उतना अमेरिका इसके अंदर दलदल में फंसता जाएगा, और जितनी जंग जल्दी खत्म होगी उतना अमेरिका का फायदा है। तो ईरान के लिए तो क्लियर है कि ईरान इसको लॉन्ग वॉर ऑफ अट्रिशन देखता है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में था कि ईरान में अगर 10 साल जंग चली, 10 साल, तो भी ईरान के पास खान पान इनफ है, ईरान में इनफ अनाज उगता है, ईरान के खुद के रिसोर्सेज इतने हैं कि ईरान 10 साल अपनी कौम को पाल सकता है। 10 साल। तो ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईरान, देखें, ईरान में सैंक्शंस लगे 40 साल, और ईरान ने जो भी अपने आप को डेवलप किया वो सैंक्शंस के दरमियान डेवलप किया है। तो ईरान के लिए वॉर ऑफ अट्रिशन, लॉन्ग वॉर लड़ना ईरान के फेवर में है, और ईरान जब तक अपना हक नहीं लेगा, जब तक नहीं छोड़ेगा। तो ईरान के पास कई ऑप्शंस हैं जंग के अंदर। एक ऑप्शन तो ये भी है कि ईरान खुद नहीं करेगा, क्योंकि ईरान एक एक्सपांशनिस्ट हुकूमत नहीं है, वगरना यूएई, बहरेन और कुवैत, ये तो कुछ घंटे में जो है इनके बादशाह वहां नहीं रहेंगे, क्योंकि यहां पर मसलन यूएई में 12% पॉपुलेशन सिविलियन है, 88% वहां बाहर के लोग हैं। तो क्या ये बाहर के लोग लड़ेंगे उनके लिए, यूएई के लिए? नहीं लड़ेंगे। ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? जो लास्ट ट्वीट उन्होंने किया था, सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, उसके बाद जो ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टैंड आया था वो ये था कि अरब बादशाह जो हैं वो ऑयल से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ऑयल हम तबाह कर देंगे, उन्होंने ये कहा था अरब बादशाह ऑयल से महरूम हो जाएंगे। दोनों में फर्क है। हम लोग सब समझे कि उन लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ऑयल तबाह कर देंगे, लेकिन उसका सिर्फ ये माना नहीं है, उसका ये माना भी है कि अरब बादशाह नहीं रहेंगे, ऑयल रहेगा, यानी ऑयल पे कंट्रोल किसी और का होगा। तो ईरान के पास ऑप्शंस बहुत हैं अगर जंग बढ़ती है, और अगर इन लोग ग्राउंड इन्वेजन के लिए आते हैं, चाहे वो, मैंने ये मिलिट्री एक्सपर्ट्स ईरान के, उन्होंने कहा था कि जो ईरान और दुबई, यूएई के बीच में जो 3 जजीरे हैं, जिन जजीरों के ऊपर यूएई का दावा है, अगर उन जजीरों पे अगर एंटर होते हैं तो वहां से जो है शारजा 50 किलोमीटर है सिर्फ, पानी से 50 किलोमीटर। तो शारजा और अल फुजैरा और दुबई में क्या होगा उसके बाद, ये तो क्लियर होना चाहिए कि अगर आप किसी की जमीन पर हमला करोगे और आप चाहोगे कि मैं आराम से रहूंगा, तो ये नहीं होगा। तो ईरान के पास बहुत ऑप्शंस हैं। ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कुछ हम जानते हैं, शायद कुछ हम नहीं जानते, और जो हम नहीं जानते हैं उसके अंदर हम ये यकीन से कह सकते हैं कि ईरान के पास इस किस्म के बॉम्ब्स हैं जो ईरान ने खुद अपनी जवानों की
क्रिएटिविटी से बनाया है। जो क्रिएटिविटी, मैं एक शहीद का एक वीडियो में देख रहा था, जिनको पहले 12 दिन की जंग में जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको शहीद किया गया था, वो एक बार कह रहे थे कि देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है उसके अंदर कई चीजें होती हैं। एक उसकी कैपेसिटी होती है कि कितना बड़ा बनेगा और कितना ज्यादा वो नुकसान पहुंचाएगा। और आयतुल्लाह खामेनी ने जो मना किया है कि हमें नहीं बनाना है, वो उस न्यूक्लियर बॉम्ब को कह रहे हैं जहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो। लेकिन ऐसा कोई बॉम्ब बनाए जो सिर्फ अब्राहम लिंकन पर गिरे और पूरे अब्राहम लिंकन को तबाह कर दे। ये बॉम्ब तो बनाने में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। और ऐसा बॉम्ब बनाना क्या हमारे लिए पॉसिबल है? वो कह रहे हैं हाँ पॉसिबल है, हमारे पास फौलाद भी है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। तो अगर हम कोई ऐसा बॉम्ब बनाए जो अब्राहम लिंकन को, पूरे अब्राहम लिंकन को तबाह कर सकता है, ये हमारे लिए पॉसिबल है। तो ईरान की वेपन की कुव्वत और कुदरत अभी तक पूरी दुनिया ने नहीं देखी है। और शायद हो सकता है कि वो वेपन्स, अगर अमेरिका वेपन अपने स्केल ऑफ वॉर को बदले और ईरान को उस लेवल पर हमला करे, तो ईरान जब जवाब देगा इंशाअल्लाह उसमें वो चीजें भी दुनिया के सामने आ जाएंगी जो ईरान में अभी तक सामने नहीं आई। यानी वो जो मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा कि बहुत से पत्ते हैं, उसमें जाहिर है बाबल मंदब भी हो सकता है और बहुत से नए हथियार भी हो सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज समझने की है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डे तबाह किए, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि इससे ईरान ने अरब हुकूमतों को भी और अरब अवाम को भी, दोनों को मौका दिया है कि या तो पहले हुकूमतें सुधर जाएं, नहीं तो अवाम आ जाए? चूंकि ताकत तो खत्म हो चुकी, जिस अमेरिका की ताकत पर ये हुकूमतें चलती थी और लोगों को डराती थी, वो तो पिलर हट चुका है। अब इन मुल्कों के फ्यूचर को आप कैसे देख रहे हैं ईरान में बैठकर? देखिए, एक अहमद हसन अहमद साहब एक हैं जो अल जजीरा पे आते हैं, अरबी प्रोफेसर हैं और अरबी में बोलते हैं, काफी अच्छा बोलते हैं। वो इस वक्त अरब दुनिया में बहुत पॉपुलर है क्योंकि वो अकेले बैठते हैं, उनके सामने 10 लोग होते हैं लेकिन वो 10 के 10 का मुंह चुप करा देते हैं अपने जवाब से, क्योंकि वो लॉजिक, रैशनैलिटी और प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो अरब दुनिया में इस वक्त वो बहुत पॉपुलर है। अरब दुनिया से ये बातें आना शुरू हो गई हैं कि अमेरिका का प्रेजेंस हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। मसलन कल ही यूएई के किसी डिप्लोमेट या ऑफिशियल ने कहा है कि भाई हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है जिस टेक्नोलॉजी से हम खुद अपनी हिफाजत कर सकते हैं। भाई साहब, जब अमेरिका अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा है तो तुम क्या खाक कर लोगे अपनी हिफाजत? तो लेकिन ये कम से कम बात करना, या मसलन कल यूएई का ये कहना कि भाई हम, अगर अमेरिका हमें डॉलर नहीं देगा टाइम पर तो हम युआन में ट्रेड करेंगे, या यूएई के अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस का चाइना जाके बैठना और चाइनीज प्रेसिडेंट वहां पर उनको क्लासरूम की तरह एनवायरनमेंट में बिठा के समझा रहे हैं 5 पॉइंट से जिसपे तुमको फॉलो करना है। ये दुनिया के लिए एक मैसेज था कि भाई चाइनीज प्रेसिडेंट उनको क्लास दे रहे हैं और वो सुन रहे हैं। वो यूएई जो इजराइल का सबसे बड़ा पट्टू है इस पूरे वॉर के अंदर। अच्छा, कल सऊदी अरब ने भी, प्रिंस सलमान ने भी कॉल किया चाइना के प्रेसिडेंट को। तो ये तमाम चीजें, ओमान तो ऑलरेडी क्लियर है कि ओमान का स्टैंड ये है, और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का मैंने एक ट्वीट भी पढ़ा था, एक वीडियो भी उनका, जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली कहा था कि इस पूरे एरिया में थ्रेट ईरान नहीं है, बल्कि कौन है, बल्कि इसराइल का वजूद है। और उनका एक ट्वीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है काजमी साहब, उन्होंने उस ट्वीट में ये कहा था कि ये ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का 8 महीने पहले का ट्वीट है तकरीबन। उन्होंने ये कहा था कि कुछ अरब देश ये सोचते हैं कि हम इजराइल और अमेरिका से मिलके रेजिस्टेंस को खत्म कर देंगे, हिजबुल्लाह हमास को खत्म कर देंगे और ईरान को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा 3 ऑप्शन से खारिज नहीं है, या तो ये बेवकूफ है, नाइव है, या ये हकीकत को नहीं जानते, या तीसरी बात यह है कि हकीकत को जानते हैं लेकिन कबूल करने को तैयार नहीं है। यानी तीनों तरीके से उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक रास्ता है कि इन रेजिस्टेंस के साथ आप अपना अरेंजमेंट्स बना लो। ये अरब फ्यूचर होना चाहिए कि अरब दुनिया, मुसलमान रेजिस्टेंस के साथ खड़ी हो, इजराइल और अमेरिका के मुकाबले में खड़ी हो। ये सब एक एक करके लाइन पर आ जाएंगे
इन्हें टाइम लगेगा, कुछ पहले आएंगे, कुछ बाद में आएंगे, लेकिन देखिए इनको अपने ऊपर कोई एक चाहिए जो इनको सर पे हाथ रखे और कहे भाई ठीक है तुम अपनी हुकूमत करो, लेकिन इजराइल से तुम अपना रिलेशन खत्म कर दो, अमेरिका से रिलेशन खत्म कर दो, लेकिन तुम बादशाह रहो। अगर कोई भी पार्टी आके इनको ये कॉन्फिडेंस दे दे कि तुम बादशाह बाकी रहोगे, ये बादशाह लब्बैक या खामिनाई के नारे लगाते हुए भी आपको नजर आ सकते हैं। यानी ये बादशाहों में अपनी हुकूमत को बचाने का इतना खौफ है कि ये पूरा 180 डिग्री बदल देंगे। ना खुदा का खौफ है, ना ईमान है, ना रसूल है, ना अल्लाह है, ना कुरान है, इनके लिए सिर्फ अपनी हुकूमत है। अगर इजराइल बचा दे तो इजराइल के सामने सजदा कर देंगे, कोई और अगर बचा ले तो उसके सामने सजदा कर लेंगे। इंशाअल्लाह कि वो वक्त आएगा कि ये हकीकी खुदा के सामने सजदा करें और इन बुतों के सामने सजदा ना करें जो बुत इजराइल और अमेरिका बनके इनके सामने खड़े हैं। लेकिन क्लियर है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को अरब दुनिया एक्सेप्ट कर रही है और उन्हें करना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईरान को एक ऐसी पोजीशन दिया है, ऐसी ज्योग्राफी दिया है, ऐसी जमीन दिया है, ऐसा ईमान दिया है, जिस ईमान के बाद और जिस ज्योग्राफी के बाद उन्होंने दुनिया को सिखाया कि भाई अमेरिका सुपर पावर नहीं है, अल्लाह सुपर पावर है। काजमी साहब, मैं ये बोल बोल के मेरा वो होता है कि यही लोग जो तौहीद की बात करते थे, यही लोग अमेरिका के सामने सजदा करते हुए नजर आते थे, और जिन्हें ये काफिर काफिर कहते थे वही लोग तौहीद का परचम लेके आज दुनिया में खड़े हुए हैं और इन्हीं जालिमों का वही लोग मुकाबला कर रहे हैं। मैं यहां पर एक पॉइंट भी कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए कि ये वक्त है मुनाफिकों को पहचानने का भी। अभी एक एक कारी है कुरान का, उसने पहले तो कई ट्वीट किया और कहा कि ईरान को तबाह हो जाना चाहिए और फला हो जाना चाहिए, हत्ता न्यूक्लियर बम, हत्ता वो अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा होने को तैयार है ईरान के मुखालिफत में। तो ये अच्छा, उसने अभी कल एक सॉन्ग बनाया है, वो सॉन्ग बना के वो कह रहा है कि हम तौहीदी लोग हैं। कौन तौहीदी है? वो तमाम अरब बादशाह तौहीदी है जो इसराइल के डर से उनके सामने सजदा कर रहे हैं। गाजा में 40,000 बच्चे मर गए, उफ तक नहीं किया उन्होंने, उनके सामने खड़े नहीं हुए। अब इनको लग रहा है हमारे पास मिलिट्री और हमारे पास फला है। ये वक्त है मुनाफिकों को बेनकाब करने का और उम्मत मुस्लिमा में तौहीद के बुनियाद पर, तौहीद यानी क्या? तौहीद की पहली शर्त यह है कि जब अल्लाह के सामने सर झुका दिया है तो किसी झूठे खुदा के सामने सर नहीं झुकाना है। ये तौहीद की बुनियाद पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को यूनाइट होना चाहिए। ये क्लियर हमारा पैगाम है तमाम उम्मत के लिए। और जो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग डाउट्स भी क्रिएट करते हैं काजमी साहब कि ये फलस्तीन के लिए नहीं कर रहे हैं, फला नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, इनके लिए क्लियर मैं पैगाम देना चाहता हूं। देखिए, आप लोग ये समझिए कि रेजिस्टेंस न शिया है न सुन्नी, रेजिस्टेंस इस्लामी नुक्ते निगाह है। शेख अहमद यासीन जो हमास के स्पिरिचुअल लीडर थे, वो जब आयतुल्लाह खामेनाई से मिले तो आयतुल्लाह खामेनाई और उन दोनों ने ये बात कही कि हमारा व्यू पॉइंट कुरान की बुनियाद के ऊपर है कि जालिमों के सामने सर नहीं झुकाना है। इसी तरीके से हमास सुन्नी है, यमन में अंसारुल्लाह सुन्नी है, हिजबुल्लाह शिया है, ईरान शिया है। तो ये इत्तेहाद है ना, यही इसी तो कहते हैं इत्तेहाद। आप आज दुनिया के अंदर दो फोर्सेस हैं, वो जो तौहीद में मानते हैं और वो जो जालिम के सामने सजदा करने को मानते हैं। बस इन दो फोर्सेस में से एक फोर्स को चूज करना पड़ेगा और फलस्तीन का मामला तब हल होगा जब ये अरब गुलाम बादशाह फलस्तीन के वजूद को मानने से इनकार करें। हम तो देखें बड़े बड़े न्यूज चैनल पे जाते हैं, वहां पे जाके सीना ठोक के कहते हैं कि हम इसराइल को नहीं मानते हैं, हम सीना ठोक के कहते हैं कि फलस्तीन को हम पूरा आजाद कराने की बात करते हैं। हम वहां पे लेपा तोपी नहीं करते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, हम नहीं मानते इसराइल को। ये हमारा वजूद, ये हमारा मुसल्लम नजरिया है कि पूरा फलस्तीन आजाद होना चाहिए। और वो क्यों आजाद नहीं हो रहा है? एक लास्ट पॉइंट में कहना चाहता हूं, फिर आप माजरत में थोड़ा लंबी बात कर ली, लेकिन शायद हमारे मुस्लिम ब्रदर्स के लिए, आप अपनी बात पूरी कर लें, खत्म होने वाला वक्त है। जी
जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए फलस्तीन के चारों तरफ कौन है, एक तरफ इजिप्ट है, एक तरफ जॉर्डन है। ये कंट्रीज सिर्फ अपने बॉर्डर्स खोल दें, बस हम्म, सिर्फ अपने बॉर्डर्स खोल दें, कुछ नहीं करें, इजराइल नहीं बचेगा। हम्म, लेकिन आज इजराइल बचा हुआ है। एक सवाल करते हैं, भाई दुबई में तुमने 2800 मिसाइल्स मारी और वहां पर तो सिर्फ 1800 मारी इजराइल में, क्यों ऐसा है? भाई जब इजराइल मिसाइल जाती है तो ये रोकते हैं पहले, तो पहले यहां पर रास्ता साफ करके फिर इजराइल पे मारेंगे ना। इतनी अक्ल नहीं है लोगों के पास। तो ये वक्त है मुसलमानों को मुत्तहिद होने का, आजाद इंसानों को समझने का कि जालिम और मजलूम में हमें चूज करना है। हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। न्यूट्रल रहना यानी जालिम का साथ देना है। यकीनी तौर पर जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आपने अपना पैगाम पूरा दिया। मुझे यकीन है कि हमारे दर्शक, हमारे नाजरीन को ये बातें समझ में आएंगी और जो इख्तलाफ की बातें करते हैं उससे जरा ऊपर उठ करके इस दुनिया को देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाजरीन से कहूंगा, दर्शकों से कहूंगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।